हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई थिंक बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10th का फर्स्ट चैप्टर। नाम है जिसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं? देखो, हमारे जीवन में दो परिवर्तन होते हैं, एक तो होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक, जो कि आपने पढ़े होंगे कक्षा 9th में। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ठीक है जी। जिनमें से हम आपको रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन बताएं तो उसका मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, हमारे जीवन में रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन की हम आपको एक थोड़ी सी बेसिक बताएं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, व्यवहार, गुण, दशा सब बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो, हम आपको बिल्कुल लेवल से बताएं, निचले लेवल से, तो देखो, हम अगर जल में नमक घोलें तो क्या बनेगा? लवण। यहाँ पे जल है, ये मीठा भी हो सकता है, ये खारा भी हो सकता है। नमक खारा ही होता है। अगर हम जल में जब नमक घोलेंगे तो क्या बनेगा? लवण, जो कैसा होता है? खारा। मतलब यह है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया? कि जल में नमक है और हमने क्या बना दिया? लवण। अगर हम अब लवण को वापस जल और नमक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि इसका रंग सेम है लेकिन स्वाद बदल गया, इसलिए इसमें कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि एक तो हम लिखते हैं शब्द समीकरण। क्या लिखते हैं? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण कैसे? जैसे देखो, हमने आपसे लिख दिया मैग्नीशियम का दहन। अब हम इसको शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा? ये अभिक्रिया होकर ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हो गया शब्द समीकरण। इसमें कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे है? देखो, मैग्नीशियम ये एक तत्व है, ठीक है, और तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है। इसका दहन होकर क्या होगा? ये राख बन जाएगी, ये मैग्नीशियम की राख हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम की राख। अब आप इस राख को वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो ये सब कुछ चेंज हो गया। इसका मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसा हो गया? शब्द समीकरण। अब दूसरा वो है सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण में क्या है? इस मैग्नीशियम के दहन को हम सूत्रों के रूप में लिख दें तो वो होगा सूत्र समीकरण। कैसे? देखो, मैग्नीशियम का वो क्या होता है? परमाणु Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम O2, और ये क्या हो गया? इसका दहन हो गया, ये बन गया MgO, ये हो गया।
ये है मैग्नीशियम की राख, या इसे बोल दें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम का दहन हो गया। अब इसके बाद में आता है, आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन बता दी, रासायनिक समीकरण बता दिया। रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया को ही शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है। अब समीकरण में क्या होता है कि इसको संतुलित करना होता है। क्या करना होता है? संतुलित करना होता है। देखो कैसे। इसमें होता है कि हम किसी अभिक्रिया के शब्द समीकरण के बजाय हम सूत्र समीकरण लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हम लोहे पर जंग लगाएं, क्या लगाएं? देखो, अगर लोहे को हम वातावरण में खुला रखेंगे तो उसमें क्या होगा? जंग लग जाएगी। देखा होगा आपने। कैसे लगेगी उसको बताएंगे। ये लोहा है, ये H2 है, ये लोहे का सूत्र है, और ये जल है। ठीक है। अब इसमें क्या लगेगी? इसमें लगेगी जंग। कैसे? इसमें जंग लगवा दें, जंग लगवा दें इसमें। इसमें जंग लगवाएं लोहा और जल। जब लोहा खुले वातावरण में रह जाता है, उस पर वाष्प डलती है, तो उसमें जंग लग जाती है। जो क्या बनता है? Fe3O4 प्लस H2, ये होता है। ठीक है। ये हो गया जंग। इसमें जंग कौन सी है? ये है। ठीक है। अब देखो, इसमें कहीं कहीं तो देखो लोहे का एक परमाणु है, और कहीं कहीं इसमें तीन है। इसको बोलते हैं समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित कैसा होता है? उसके चरण है। उन चरणों को देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं। आपको एक चीज और बता दूं, जिनमें अभिक्रिया होती है, जिनमें अभिक्रिया होती है वो तो कहलाते हैं अभिकर्मक। क्या कहलाते हैं? अभिकर्मक। ठीक है जी। ये हो गए अभिकर्मक। अभिकर्मक। और जो अभिक्रिया के बाद में बनते हैं, जिधर तीर का निशान होता है उसकी साइड में बनते हैं उत्पाद। क्या बनते हैं? उत्पाद। देखो, अभिकर्मकों के बीच में योग का चिन्ह लगाया जाता है, जो LHS साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है। और उत्पाद होते हैं वो तीर के RHS साइड में लिखे जाते हैं। और ये हमेशा पक्की बात है कि जिधर तीर का सिरा होगा उधर क्या होंगे? उत्पाद होंगे। क्या होंगे? उत्पाद। तो हम आपको एक डेफिनेशन बताएं कि अभिकर्मकों में पहले देखो कि कितने वो हैं। अभिकर्मकों में पहले देखो लोहे के कितने परमाणु हैं। अभिकर्मक में लोहे के परमाणु हैं एक। कितने परमाणु हैं? एक। अगर इसके आगे संख्या लगी होती तो हम उसको कहते कि इतने परमाणु हैं। ठीक है। लेकिन इधर की साइड देखो लोहे के कितने परमाणु हैं? तीन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो ये देखो कि जिस तत्व के सबसे ज्यादा अधिक परमाणु हैं, जिस तत्व के सबसे ज्यादा अधिक परमाणु उसको देखो। कैसे देखेंगे? सबसे पहले चलो अभिक्रिया में। अभिक्रिया में देखो, इधर लोहे का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के एक है। इधर सबसे ज्यादा कितने हैं? दो, एक, एक। ठीक है। इधर देखो, इसमें लोहे के कितने हैं? तीन। ऑक्सीजन के कितने हैं? चार। और हाइड्रोजन के दो। लेकिन सबसे ज्यादा किसके परमाणु है इसमें? सबसे ज्यादा परमाणु है ऑक्सीजन के। कितने हैं? ऑक्सीजन के हैं चार, लोहे के हैं तीन, और हाइड्रोजन के हैं दो। अब हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। कैसे संतुलित करेंगे? जितने इधर परमाणु हैं, जितने इधर परमाणु हैं, उतने ही परमाणु हम इधर बनाएंगे। इधर बनाएंगे अभिकर्मकों में। देखो कैसे।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं जाता इसलिए हमने नीचे लिखी, थोड़ा स्पेस देके। इधर कितने परमाणु हैं? 4। हम ऑक्सीजन के 4 परमाणु बनाएंगे। अगर हम यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। देखो हम लगाएंगे यहाँ पर 4, तो ये कितने परमाणु हो गए ऑक्सीजन के? 4। इधर भी 4 और इधर भी 4। ठीक है, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। उसके बाद कितने परमाणु हैं सबसे ज्यादा? लोहे के। किसके? लोहे के। कितने परमाणु हैं? 3। अब हम अभिकर्मकों को भी साइड में भी 3 बनाएंगे। इधर 3 है तो इधर भी 3 बना दो। इधर ये 3 बना दिए, बराबर हो गए। और लोहा भी बराबर हो गया, 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। अब हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के इधर तो है 2, कितने हैं? 2, लेकिन इधर कितने हो गए? 8। इधर कितने हो गए? 8। अब इधर भी हमें 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर भी लगा देंगे हम 4। अब ये संतुलित रूप से जो अभिक्रिया बनेगी वो ये बनेगी, देखो ये अभिकर्मकों में हो गए संतुलित। और अब चलते हैं उत्पादों में। उत्पादों में हो गए Fe3O4 प्लस 4H2। ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? इसे बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया। ये संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण। अब मैंने आपको पढ़ाया है, रासायनिक अभिक्रिया बता दी, रासायनिक समीकरण बता दिए, उत्पाद बता दिए, अभिकर्मक बता दिए। उसके बाद में मैंने आपको अभिक्रिया को संतुलित करना बता दिया। आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में अभिक्रिया का संतुलित करना आ सकता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी इस चैप्टर को। अगर समझ में नहीं आया हो, आ गया हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद में हमें इसमें क्या करना होता है? भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है। यहां तक तो संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद में होता है भौतिक अवस्था लिखना। अब हम इसको मिटा के ऊपर लिखेंगे, फिर आपको भौतिक अवस्था बताएंगे। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि जो तत्व में जोन सी अवस्था में, अवस्था कितनी होती है? कितनी होती है अवस्था? 3। अवस्था कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। देखो मैं आपको अभिक्रिया के लिए बता दूं, ठोस के लिए लिखेंगे सॉलिड। क्या लिखेंगे? सॉलिड। ठीक है। गैस के लिए गैस ही लिखेंगे, और द्रव के लिए लिक्विड लिखेंगे। ठीक है जी। अब हम सब क्रिया को थोड़ा ऊपर ले लें। 3Fe प्लस 4H2O उत्पाद के रूप में बन गए Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये गैस है। अब देखो हमें इसको अवस्थाओं के रूप में और लिखना है। जैसे देखो लोहा है, लोहा कैसी अवस्था में मिलेगा आपको? लोहा कैसी अवस्था में मिलेगा बताओ? लोहा मिलेगा आपको ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था के लिए लिखेंगे F, गैस के लिखेंगे G और द्रव के लिए लिखेंगे L। ठीक है। देखो जो लोहा है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है? लोहा पाया जाता है सॉलिड अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में। ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में लोहा सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, आपके वहां द्रव में या गैस में पाया जाता है। ऐसा नहीं है। प्रकृति में जो लोहा है वो हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखो हम यहाँ पे लिख देंगे एस, सॉलिड। लोहा कैसा होगा? सॉलिड। जल है, ये है जल, पानी, या इसको वाष्प भी कह सकते हैं। ठीक है। जल कैसी अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पे जल पाया जाएगा लिक्विड अवस्था। कैसी अवस्था में? लिक्विड। जब जल और पानी मानेंगे तब तो होगा लिक्विड अवस्था में, और अगर मानेंगे इसको वाष्प तो इसको लिखेंगे जल। यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है। उसके बाद में जल कैसी अवस्था में होगी? सॉलिड अवस्था में। और हाइड्रोजन कैसी अवस्था में होगी? गैस में। ये यहां तक आप जब कर दोगे ना एग्जाम में तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? फुल। अभिक्रिया का संतुलित करना हो गया। जिसका लास्ट चरण है तत्वों को उसके अवस्था के रूप में लिखना। अब हमारे चैप्टर में अगला टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आता है?
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, हम उनमें से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। पहली है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना। कैसे मतलब? जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर, ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर क्या करते हैं? एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। मतलब इसमें क्या है कि दो अभिकर्मक जुड़कर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो अभिकर्मक जुड़कर, एक अभिकर्मक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। जैसे कि देखो, एक तो है CaO। क्या है? CaO। इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं? चूना। और हमारे ग्रामीण भाषा में बोल देते हैं इसे टंटा। क्या बोलते हैं? टंटा या सफेदी। देखा होगा आपने, घरों में रंग करते हैं इससे। और दूसरा होगा जल। क्या होगा? जल। दूसरा क्या होगा? जल होगा। अब जब ये दो अभिकर्मक हो गए, अब ये जुड़कर क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। और वो क्या होगा? संयोजन। क्या होगा? संयोजन। देखो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। दो अभिकर्मक थे, जुड़कर क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। अगर आप जानते हो कि जब हम बिना बुझे हुए चूने में पानी डालते हैं तो ये खोलने लगता है। क्या करने लगता है? खोलने लगता है, गर्म होता है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो हम यहाँ ऊष्मा के लिए लिख देंगे हीट। क्या लिख देंगे? हीट। मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद। तो वह क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? जुड़ना। मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि बिना बुझे हुए चूने में जल मिलाया जाता है तो ये बनता है। इसे वैसे तो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वैसे रासायनिक नाम देखें तो इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये तो हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। इसमें शायद मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैंने आपको कम से कम लेवल में बताया है जिससे कि आप समझ सको। उसके बाद में आती है अपनी वियोजन अभिक्रिया। क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा शायद आती होगी, बताया मैंने। दूसरी अभिक्रिया आती है वियोजन। कौन सी? वियोजन। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन। वियोजन से ही पता चल रहा होगा आपको कि वियोजन होता क्या है। वियोजन मतलब होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम और है अपघटन। क्या है? अपघटन। अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसे। मतलब दोनों नाम ही ऐसे, वियोजन और अपघटन। इनका मतलब है टूटना। क्या है? टूटना। तो आप अभिक्रिया समझ गए होंगे कि जब एक अभिकर्मक, कभी कभी क्या होता है कि अभिकर्मक एक होता है, वो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? या तो हम उसे गर्म करते हैं खुद, या फिर वो सूर्य के ताप में होती है। ये दो कंडीशन जरूर होंगी। वियोजन अभिक्रिया में दो कंडीशन जरूर होंगी, या तो हम खुद गर्म करेंगे या फिर वो सूर्य के ताप से गर्म होंगे। देखो
अब हम आपको अभिक्रिया बता रहे हैं। अभिक्रिया की परिभाषा सुन लो। जब एक अभिकर्मक जब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो कैसे, ये है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। अगर हम इसको गर्म करें, मैंने अभी आपसे क्या बोला, या तो सूर्य की ताप में होगी या फिर हम गर्म करेंगे। और ये जो चिन्ह है ना त्रिभुज का, इसका मतलब होता है ऊष्मा आ रही है कहीं से, या तो हम दे रहे हैं या फिर सूर्य की ताप छा रही है। इस त्रिभुज का मतलब होता है ऊष्मा। ठीक है, इसका मतलब होता है ऊष्मा। जब FeSO4 को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो इसका उत्पाद बनता है Fe2O3। क्या बनता है? Fe2O3 और बनते हैं SO2 और SO3। ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक ही अभिकर्मक है। कितने अभिकर्मक है? अभिकर्मक एक है। और उत्पाद कितने बन गए? 3। तो बच्चों समझे कि जब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।